Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss chapter 3 of Goodbye Mr. Chips, the novel that is included in our syllabus. पहले दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं इसके और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था और दूसरा चैप्टर क्या था उसमें हमने देखा था ब्रुकफील्ड के हवाले से और उसमें ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स का जो करियर था उसका एक बर्ड्स आई व्यू हमें दिया गया, एक ओवरव्यू सा हमें दिया गया, जनरल समरी। चैप्टर 3 जो है इसको हम एक टाइटल दे सकते हैं कि मिसेस विकेट के यहाँ उसकी ज़िंदगी कैसी थी। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दो चीज़ें मैंने आपके लिए पेस्ट की हुई हैं, ये बेसिकली एक हिंट हैं इस हवाले से कि क्या एक्टिविटीज़ थी मिस्टर चिप्स की मिसेस विकेट के यहाँ रहते हुए। स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ केक्स नज़र आ रहे हैं, बटर है, नाइफ़ है, सॉल्ट है कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक समझ लें कि कुछ खातर तवाज़ु की जा रही है। तो यही होता था मिसेस विकेट के यहाँ। मिस्टर चिप्स जब रह रहा था तो जो नए स्टूडेंट्स आते थे उनके साथ फेमिलियरिटी क्रिएट करने के लिए, उनसियत पैदा करने के लिए, ठीक है, उनके साथ जान पहचान पैदा करने के लिए वो क्या करता था, उनको चाय पे इनवाइट करता था, उनको वॉलनट केक और क्रम्पिट्स पेश करता था। ये क्या होते हैं ये आगे जाके हम टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन की राइट साइड पे आपको एक मेडल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये मेडल है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर इसको बोलते हैं। ये मिलिट्री मेडल है और फ़ौजी खिदमात की बदौलत फ़ौजी खिदमात के बदले में किसी भी फ़ौजी को, अफसर को या सिपाही को दिया जाता है। और इसमें एक मिस्टर चिप्स का ओल्ड स्टूडेंट था, उसके बारे में ज़िक्र हुआ है कि उसको ये मेडल मिला था। तो ये जस्ट हिंट हैं आपके लिए कि इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 में, कैसे खातिर तवाज़ु करता था और कैसे अपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया करता था। तो ये आपके लिए मैंने जो यहाँ पे टाइटल चुना है, चिप्स लाइफ एट मिसेस विकेट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर टाइटल ना भी हो तो हम खुद एक अपने पास से बना सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि उस नावल में डिस्कस क्या हो रहा है, वो किस टॉपिक के गिर्द घूम रहा है, उसकी डिस्कशन किस टॉपिक के गिर्द जा रही है। और ग्रामेटिकली लास्ट लेक्चर में मैंने चिप्स के साथ अपोस्ट्रॉफी कॉमा ऐड करने के बाद एस भी ऐड किया था। यहाँ पर मैंने एस ओमिट कर दिया है और मैंने वहाँ पर आपको ये बात बताई थी कि दोनों यूजेजेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है जी। दोनों इस्तेमालात बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कॉमन नाउन हो उसके साथ प्लूरल एस लगा हुआ हो तो फिर अपोस्ट्रॉफी कॉमा अकेला काफ़ी होता है, लेकिन अगर नाम के साथ एस हो तो वो चूँकि प्लूरल वाला नहीं होता, इसलिए अपोस्ट्रॉफी कॉमा आए अकेला, चाहे उसके बाद एस आए, वो आपके ऊपर मुनहसर है। उसमें कुछ गलत और कुछ ठीक नहीं है, दोनों ठीक है। इट वॉज़ अ स्मॉल बट वेरी कम्फर्टेबल एंड सनी रूम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जिसको। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें मिस्टर चिप्स रह रहा था। वेरी कम्फर्टेबल, आरामदेह बहुत था। सनी रूम, और रोशन था, उसमें सूरज की रोशनी बआसानी पहुंच जाती थी। दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। लेट यहाँ पे क्या मतलब है, रेंट आउट, किराए पे देना। ये लेट का वर्ड जो है ये आपने बिल बोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पे, जो बड़े बड़े इश्तिहारात के लिए जो बोर्ड्स आपको रोड साइड पे नज़र आते हैं उन पे आपने देखा होगा, अगर वो खाली हो, अगर किसी ब्रांड की वो एडवर्टीजमेंट कर ना रहे हों तो उन पर क्या लिखा होता है, टू लेट, और नीचे उनका नंबर दिया होता है जिनका वो बोर्ड होता है। वहाँ पर आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उसकी तशहीर कर सकते हैं। तो लेट का मतलब क्या है यहाँ पर, किराए पे देना। मिसेस विकेट ने जो कमरा मिस्टर चिप्स को किराए पे दिया था वो बहुत आरामदेह था। दो क्वालिटी उसकी बताई गई हैं, बहुत आरामदेह था, बहुत रोशन था। लेकिन कमरा तो बहुत आरामदेह और रोशन था, लेकिन घर कैसा था ओवरऑल, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस। उसकी भी दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं, बदसूरत था, प्रिटेंशियस था। प्रिटेंशियस होने की वजह से बदसूरत था। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, और ये आपने फुलिश क्वैक में गालिबन पढ़ा था। ये अगेन प्रिटेंडेड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। प्रिटेंड दिखावा करना, जो आप नहीं हैं वो शो करने की कोशिश करना। तो इस लिहाज से प्रिटेंशियस का मतलब क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के चक्कर में कोई ओवर डेकोरेट कर दिया गया था गालिबन, और वो नज़र आ रहा था कि इस पर बहुत कोशिशें की गई हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन वो प्रिटेंशियसनेस जो थी, वो दिखावा का जो था, वो तसन्नु जो था, बनावट जो थी, वो उसको अगली बना रही थी, बदसूरत बना रही थी घर को। बट दैट डिडेंट मैटर। लेकिन घर कैसा था इससे मिस्टर चिप्स को कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वो जिस कमरे में रह रहा था वो बहुत आरामदेह और रोशन था। और उसके लिए एक और बहुत अहम बात थी, वो ये थी कि ये घर
ब्रुकफील्ड के बिल्कुल करीब था, जब चाहता ब्रुकफील्ड वो जा सकता था, उसको ब्रुकफील्ड से बहुत मोहब्बत थी। दैट डिडेंट मैटर, घर कैसा था इससे मिस्टर चिप्स को कोई सरोकार नहीं था, इसके बाद की अहमियत नहीं थी कि वो बदसूरत है जाए। इट वॉज कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, सूटेबल फॉर हिम, दैट वॉज द मेन थिंग, यही बड़ी बात थी। क्यों? फॉर, बिकॉज, कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ये प्रपोजिशन नहीं है। क्योंकि उसे पसंद था। इफ़ द वेदर वर माइल्ड, वेदर वर कैसे हो गया, पहले तो थोड़ा सा इसको देख लें। जो वेदर है ये आम तौर पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इस तरह की विंड्स और इस तरह की कंडीशन को मिलाकर वेदर बोलते हैं। तो पहली बात हुई कि इफ़ द वेदर वर माइल्ड, वर हम इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तब करते हैं जब हम किसी इम्प्रॉबेबल सिचुएशन की बात कर रहे हों। नहीं, हम अगर इस तरह के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करें कि ही ट्रीटेड अस एज इफ़ ही वर द बॉस, एज इफ़ ही वर, ही के साथ वर क्यों आया, वाज क्यों नहीं आ रहा, एज इफ़ के साथ, और इफ़ के साथ जनरली हम इस तरह लगा देते हैं जब हम जानते हैं कि ऐसा है नहीं। ठीक है जी, ऐसा जब है नहीं, वो बॉस था नहीं लेकिन उसने हमारे साथ सलूक ऐसा किया कि गोया वो बॉस हो, था चपड़ासी शायद। फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड, तो इम्प्रॉबेबल सिचुएशन ये है कि आम तौर पर ख़ज़ां के बाद चूँकि मौसम सरमा आता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि मौसम जो था वो इतना माइल्ड। क्या मतलब है, देखें ये माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उसके देखें मुतदिल। तो मिस्टर चिप्स अब बूढ़ा हो चुका था, उसके लिए मुतदिल मौसम कभी कभार ही निकलता था, इसलिए इफ़ द वेदर वर माइल्ड इस्तेमाल हुआ है। दूसरी सूरत एक और इंटरप्रिटेशन भी इसकी शायद ये हो सकती है कि जो ओवरऑल कंडीशंस हैं, मैंने कहा ना कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, इस तरह की सारी कंडीशंस को मिला के चूँकि वेदर बोला जाता है, तो एक इनफॉर्मल यूज़ का ये भी हो सकता है कि वो तमाम कंडीशंस रेफ़र की जा रही हैं और वेदर वर उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली इफ़ की वजह से यहाँ पर ये इम्प्रॉबेबिलिटी वाला वर लगा हुआ है। तो उर्दू तर्जुमा यही बनता है कि अगर उसको पसंद था कि मौसम जब मुतदिल होता, माइल्ड अनफ, प्रोसेस को भी देख लें। अनफ जो है ये माइल्ड के बाद इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि माइल्ड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है अनफ। ठीक है जी, अनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। गुड अनफ, ठीक है, इंटेलिजेंट अनफ, यहाँ पे माइल्ड अनफ। जबकि नाउन के साथ अगर ये इस्तेमाल हो तो जनरली नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। ही हैज़ अनफ मनी टू बाय अ न्यू कार, ठीक है, मनी नाउन है, अनफ मनी। तो इस हवाले से देखें पूरा सेंटेंस क्या बनता है। आप देखें, उसको पसंद था अगर मौसम मुतदिल होता तो स्टॉल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड इन एन आफ्टरनून एंड अवॉइड द गेम्स, कि वो चहलकदमी करते हुए खेल के मैदान में चला जाता दोपहर को और वहाँ पर खेल देखता। ठीक है जी, स्टॉल का मतलब चहलकदमी करना, प्लेइंग फील्ड खेल के मैदान, आफ्टरनून दोपहर, तकरीबन ये असर के आसपास का वक्त जो होता है, एंड वॉच द गेम्स और खेल देखता वहाँ पर। He liked to smile and exchange a few words with the boys when they tied their caps to him. उसे पसंद था मुस्कुराहट का और चंद अल्फाज का तबादला करना उन लड़कों के साथ जो उसके पास से गुजरते थे और गुजरते हुए उसको सलाम कर जाते थे। टाइड देयर कैप्स, उनको सल्यूट करते, उसको सलाम करते, ग्रीट करते उसको। जनरली हमने देखा, देखिए बटन को ज़रा जहन में लाएं तो वहाँ पर मिस्टर स्टीवर्ट ने जब नॉक किया था, नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था मिस्टर स्टीवर्ट रिमूव्ड हिज हेड, उसने अपने हैट रिमूव किया था, उसके बाद नॉर्मा को सलाम किया था। तो वहाँ पर ये कल्चर का हिस्सा है कि हैट या कैप सर पे रख कर अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो उस अजनबी की कम अज़ कम तौहीन समझी जाती है। कैप रिमूव करके सलाम किया जाता है, उससे बात की जाती है अगर अजनबी से आप बात कर रहे हैं तो अजनबी तो ये डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एहतराम है टीचर के तौर पर, तो इसलिए वो अब उनके पास टाइम नहीं होता गुजरते हुए कि वो वहाँ रुकें, खेल के देखें, फुटबॉल की गेम हो रही है, फ़र्ज़ करें क्रिकेट की भी गेम चाहे हो रही है, तो उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो रुकें, रुक कर फिर कैप उतार के उसको सलाम करें। तो ये एक साइन दे देते हैं, कैप टच कर देते हैं, तो ये भी एक अंदाज़ा सल्यूट करने का। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. फर्स्ट टर्म मतलब जब वो सितंबर में आते हैं नए बच्चे, तो मिस्टर चिप्स ने he made a special point of getting to know, special point, make a special point of doing something, ये इसका मतलब है किसी बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना और उसका एक अपना तरीका बना लेना और फिर उसके बहुत मोहतात रहना उस तरीके को फॉलो करने में। ये एक इडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि उसने अपना एक तरीका बनाया हुआ था नए बच्चों से जान पहचान करने का और वो उस तरीके को बड़ा रेगुलरली फॉलो करता था। ठीक है जी,
टू नो ऑल न्यू बॉयज़, तमाम नए बच्चों को जानने का उसने एक ख़ास तरीका बना रखा था और उनको चाय पर बुलाता था उनकी फर्स्ट टर्म में, नए बच्चे जब स्कूल में आते थे। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर चिप्स चाहता था कि ब्रुकफील्ड का हर बंदा उसे जाने और वो हर बंदे को जानता हो। तो इस कोशिश में फिर वो उनसे फेमिलियरिटी कैसे क्रिएट करता था, हर नए बंदे को वो चाय पे बुलाता था। पूरी डेफिनेटली क्लास को नहीं बुला लिया करता था, वो थोड़े थोड़े करके बच्चे बुलाता था जो कमरे में उसके साथ बैठ सकें, जिनके नाम वो पूछे, उनसे गपशप कर सके और उनके नाम उसको याद रह सकें। ये भी उसकी कोशिश होती थी कि तमाम नए बच्चों के नाम भी उसको याद हों। अपने सर्विस के दौर में भी उसकी कोशिश होती थी कि क्लास में मौजूद हर बच्चे का नाम उसको मालूम होता था। तो ये चिप्स में एक पॉजिटिव क्वालिटी थी एज ए टीचर। उनके नाम अगर किसी का लिया जाए तो वो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अपनापन क्रिएट करता है, बजाय इसके कि उससे हम जस्ट मिस्टर और इस तरह करके ड्रेस करें। यही वजह थी कि यूज़ ऑफ फोर्स में भी आपने देखा था डॉक्टर ने बाकायदा बच्ची का नाम पूछा था उसको मुखातब करने के लिए, और उसका नाम मैथेल्डा बताया गया था। उसके बाद उसने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। ओके जी, बात ये हो रही थी कि फर्स्ट टर्म के शुरू होते ही उन बच्चों को बुला लिया करता था वो अपने हाथ चाय पे। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक, हमेशा वो वॉलनट किसको कहते हैं जी, वॉलनट कहते हैं अखरोट को। वॉलनट केक मंगवाता था विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेडावेज। अब रेडावेज अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस उसके बाद क्या है, नाउन कोई आना चाहिए था ना, नहीं लगा हुआ यहाँ पर। देखें, फ़र्ज़ करें असलम्स हाउस, अलीज़ कार, ठीक है जी, चिल्ड्रंस पार्क। अब देखें इन एक्सप्रेशंस में कोई ना कोई नाउन, पार्क, बैग, कार, कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन रेडावेज क्या है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। ये मैंने आपको बात पहले से बताई थी। ऊपर ये मिसेस विकेट जो है ना, इसके लिए भी कई जगह भी इस्तेमाल हुआ। ये मिसेस विकेट टॉपिक टाइटल में भी देख लें, इसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहाँ मैंने बात ये आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज़ करवा रहा हूँ ये आपको बात, कि अपोस्ट्रोफी कॉमा एस के बाद नाउन जो है वो अगर अंडरस्टूड है तो वहाँ पर फिर नाम लिखा नहीं जाता। आमतौर पर हाउस, चर्च, स्ट्रीट, हॉस्पिटल, बेकरी, ये नाम ओमिट कर दिए जाते हैं क्योंकि बात क्लियर होती है बड़ी। अब देखें ना, वो वॉलनट केक मंगवाता है तो वो फिर बेकरी से ही मंगवाता होगा, ये तो बात कन्फर्म है। वो किसी वर्कशॉप से तो नहीं मंगवाता होगा, और किसी आम ग्रॉसरी शॉप से तो डेफिनेटली वो नहीं मंगवाता होगा, बेकरी से मंगवाता होगा कि बेकर्स का काम है केक वगैरह बनाना। अच्छा, ये पिंक आइसिंग क्या है? पिंक गुलाबी रंग की आइसिंग होती थी। आइसिंग लेयर को बोलते हैं बेसिकली। अब ये लेयर क्या है, उस क्रीम की लेयर की बात हो रही, जो शुगरी सी लेयर होती है केक्स के दरमियान में, जो कि सैंडविच हुई होती है केक्स के दो पीसेस में। ठीक है जी, वो हमेशा अखरोट का केक ही ऑर्डर करता था बच्चों के लिए, जिसमें पिंक आइसिंग लगी होती थी, और रेडवेज बेकरी से मंगवाता था। ये बेकरी कहाँ पे थी? इन द विलेज, ब्रुकफील्ड विलेज में। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, अब देखें यहाँ पर मेरी बात की मज़ीद तौसीक हो गई, सबूत आपके सामने आ गया। क्या सबूत सामने आया? मैंने कहा था कि बच्चे थोड़े थोड़े करके बुलाता है। अब ये विंटर टर्म भी आ गई, बच्चे अभी ख़त्म नहीं हुए, ठीक है जी। ऑटम टर्म में बच्चे आए नए, थोड़े थोड़े करके बुला रहा है, और इतने में विंटर टर्म भी आ गई। वेयर देयर वर क्रम्पिट्स, विंटर टर्म में देयर वर क्रम्पिट्स टू। क्रम्पिट्स एक थिक केक होता है, इसमें पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोर मसाम होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, और आमतौर पर बटर के साथ उसको सर्व किया जाता है। और वो बटर को ज़रा गर्म करके पिघला के प्लेट में डालता, और उनमें प्लेट्स भर भर के उनको क्रम्पिट्स दे दिया करता था। तो विंटर टर्म में क्रम्पिट्स भी होते थे। क्रम्पिट्स टू लिटिल पाइल, पाइल का मतलब क्या है? ढेर। ये आपने पढ़ रखा है माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स में, जब जिक्र हुआ था कि पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास वर प्रिपेयर्ड। ठीक है ना, उन किसानों ने क्या किया था? शोर किया था और धुआं पैदा किया था। धुआं पैदा करने के लिए आग जलाने की ज़रूरत थी, तो ग्रास और वुड वहाँ पर तैयार किए गए, तो उसके ढेर, पाइल ढेर, स्टॉक, स्टॉल, ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर। आग के सामने क्रम्पिट्स का एक ढेर सा पड़ा होता था। सोक्ड, भीगा हुआ होना, ड्रेंच्ड इन बटर, मक्खन में, सो दैट द बॉटम वन, सबसे निचला केक जो था ले पड़ा होता था, इन अ लिटिल शैलो पूल। शैलो का मतलब है कम गहरा, जिसमें गहराई ज़्यादा ना हो। पूल का मतलब तालाब। सबसे निचला केक जो था वो मक्खन के पिघले हुए एक कम गहरे तालाब में पड़ा होता था। ठीक है, यही उसका प्रॉपर तरीका था सर्व करने का, और क्रम्पिट्स बटर के साथ खाए जाते थे। हिज गेस्ट्स फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। उसके मेहमानों के लिए ये तफरीह का बायस था कि देखते कि मिस्टर चिप्स चाय कैसे बनाता है। चाय बनाने में क्या तफरीह का बायस था, देख लेते हैं। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम डिफरेंट कैडीज़।
कैडी आप देख रहे हैं, कैडी की जमा है, कैडीज़। तो कैडी एक बर्तन को बोलते हैं, एक कंटेनर होता है जिसमें मुख्तलिफ कुकिंग का सामान और चाय का सामान रखा जा सकता है। शुगर हो सकती है, सॉल्ट हो सकता है, स्पाइसेस हो सकते हैं, और टी जो चाय की पत्ती होती है वो उसमें रखी जा सकती है। तो मुख्तलिफ कैडीज़ में अब उस कंटेनर के अंदर जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं छोटे छोटे, उनको कैडीज़ बोलते हैं। ठीक है जी। ऐसा कंटेनर जिसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ें रखने के लिए, उसको हम कैडीज़ बोलते हैं उन कंपार्टमेंट्स को। तो मुख्तलिफ हिस्सों से, डब्बों से वो क्या करता था, केयरफुल स्पूनफुल्स, केयरफुल बड़ी एहतियात से वो एक चम्मच आधा चम्मच जो भी उसने मिक्स करना होता करता था बच्चों की चाय बनाने के लिए। और केयरफुल जो है ना, ये असल में तफरीक का बायस होगा मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि इतनी एहतियात करता था कि अगर उसने ज़रा सी भी कोई मिकदार कम कर दी या ज़्यादा कर दी तो वो चाय की बजाय कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा जो शायद बड़ा पॉइजनस किस्म का होगा या डिस्ट्रक्टिव किस्म का होगा, धमाका ना हो जाए कहीं वहाँ पर। तो इतनी एहतियात करता था, तो उसके जो मेहमान थे वो इसको बड़ा इंजॉय करते थे, महजूज होते थे इस मंज़र से। अच्छा जी। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड, ही वुड आस्क, वो पूछा करता था द न्यू बॉयज़, नए बच्चों से, वेयर दे लिव्ड, के वो कहाँ रहते थे, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस, और आया उनके कोई ख़ानदानी ताल्लुकात ब्रुकफील्ड गांव में थे। तो इफ़ का तर्जुमा मैंने अगर नहीं किया, बल्कि मैंने क्या कहा है, आया, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को अगर आप जहन में लाएँ, रिकॉल करें जो मैट्रिक में आपने पढ़ रखा है, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई ऐसा सवाल आए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसको हम चेंज करने के लिए वेदर, WHETHER, वेदर या इफ़ लगाते हैं। मसलन, ही सेड टू मी आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग, वेदर आई वाज गोइंग, या ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग। तो ये वो वाला इफ़ है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि ही वुड आस्क, अब इसको हम डायरेक्ट में चेंज करके क्या बनेगा, डू यू हैव एनी फैमिली कनेक्शन एट ब्रुकफील्ड। अब डू भी हेल्पिंग वर्ब है ना, मैंने यही कहा, हेल्पिंग वर्ब को जब हम ओपन करके चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करके, तो फिर हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। और WH क्वेश्चन अगर कोई स्टार्ट हो रहा है सवाल, तो फिर WH क्वेश्चन को हम एज इट इज़ वहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन आगे जो तरतीब है वो सवालिये से ख़त्म करके सिंपल कर देते हैं। वेयर डिड दे लिव नहीं होगा, वेयर दे लिव्ड होगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। खैर ये बहस लंबी हो जाएगी। बात ये हो रही है कि वो बच्चों से पूछता था गपशप के दौरान कि क्या उनके कोई ख़ानदानी ताल्लुकात वहाँ पर थे और वो ख़ुद कहाँ से आए थे बच्चे। ही केप्ट वॉच, वो निगरानी करता रहता, टू सी, ये देखने के लिए, दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, कि उनकी प्लेट कभी खाली ना हो, अगर खाली होती उनको रीफ़िल करवाता बड़ी बाकायदगी से। एंड पंक्चुअली एट 5, और बड़ी बाकायदगी से 5 बजे, शाम के 5 बजे, आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, जब गपशप को चलते हुए 1 घंटा हो चुका होता, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक एंड से, ग्लैंस झलक डालना, एक नज़र देखना, क्लॉक घड़ी पे, एंड से, और कहा करता, वेल इट इज़ बिन वेरी डिलाइटफुल, बहुत खुशी हुई, मीटिंग यू लाइक दिस, आपसे इस तरह मिलकर, आई एम सॉरी यू कांट स्टे, लेकिन मुझे अफसोस है आप मज़ीद ठहर नहीं सकते। अब ये बूढ़ा शख्स था, पहली बात तो ये, और बातें करना और लगातार बैठना उसको थका देता था। एनर्जी लेवल इतना डेफिनेटली बूढ़ों का ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ। तो ये वैसे तो अब इंसल्ट है मेहमानों की, लेकिन ये कि टीचर और स्टूडेंट्स में कम से कम इतना जो है ना वो मार्जिन लिया जा सकता है मिस्टर चिप्स के मुताबिक, ख़ास तौर पर क्योंकि मिस्टर चिप्स की जो वहाँ पर रेपुटेशन थी वो भी कुछ इस तरह ही थी। वो हम जाके आगे देखेंगे कि वो बेतकल्लुफ़ी में और ह्यूमर में, मज़ाह में बातें कर जाया करता, तो इसकी बातों का कोई माइंड नहीं करता था। इवन हम बाद में आगे जाके देखेंगे कि एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, लॉयड जॉर्ज जिसका नाम था, तो वो भी एक दफ़ा आया था, तो मिस्टर चिप्स ने उससे भी बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात की थी। और इवन जो हेड था स्कूल का वो बड़ा परेशान हो गया था कि बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा है हमारा एक टीचर, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर ने इसका बुरा नहीं मनाया था कि उसकी एज का एहतराम सब लोग करते थे और ये उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेता था। यू कॉन्ट स्टे, मुझे अफसोस है अब आप ठहर नहीं सकते, अब आप चले जाएं। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च, और वो मुस्कुराता था, मुस्कुरा कर उनको रुखसत करता, उनको दरवाजे तक छोड़ने आता। मतलब ये एक पोलाइटनेस की निशानी है कि अगर आप मेहमान को ज़रा दरवाजे तक छोड़ के आएँ।
और ये मतलब देखें, ज़रा इमेजिन करें, अगर आप जहाँ पे बैठे हैं, मेहमान कहता है कि चले मुझे इजाज़त दें, और आप वहीं पे उसको सलाम दे के तो कहते हैं ठीक है अल्लाह हाफ़िज़, वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। तो ये ज़रा पोलाइटनेस के अगेंस्ट जाता है, कर्टसी इस बात को अलाउ नहीं करती। बेहतर ये है कि उसको दरवाजे तक छोड़ के आएँ और दरवाज़ा बंद करके आएँ, ठीक है जी। इसलिए नहीं कि दोबारा वापस आ जाए, डेफिनेटली ये थोड़ा सा लाइट मोड में। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च। पोर्च का मतलब क्या है, ये आपने डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, याद करें, ठीक है। लॉरा स्टम्बल्ड ऑन टू द पोर्च, डेवडी वहाँ पर तर्जुमा आपने पढ़ा था। डेवडी से अगर बात क्लियर नहीं होती तो जस्ट इमेजिन करें घर में दाखिल हों किसी के, तो उस बिल्डिंग में, उस घर की बिल्डिंग में अगर एंट्रेंस पे एक रूफ्ड बिल्डिंग है जिस पे आप गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं, तो उसको हम पोर्च बोल सकते हैं, ठीक है। उसको गैराज वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक कह सकते हैं छत हो उस हिस्से की जिसमें, जो एंट्रेंस के पास है बिल्कुल। लीविंग देम टू रेस अक्रॉस, रेस का मतलब भागना। बच्चे अब वहाँ से निकलते तो भाग पड़ते, छोटे बच्चे थे तो उनको पसंद होता है भागना दौड़ना। रेस अक्रॉस द रोड टू स्कूल विद देयर कमेंट्स, बच्चे अपने तबसरे भी करते चले जाते। ये भी बड़ी नेचुरल सी बात है कि जब मेहमान और मेज़बान रुखसत होते हैं तो मेहमान मेज़बान के बारे में और मेज़बान मेहमान के बारे में कमेंट्स करते हैं, तबसरे करते हैं। ये बड़ी नेचुरल सी बात, उसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो बच्चे मिस्टर चिप्स के बारे में क्या कमेंट करते जाते थे, अब हम ये देखते हैं। कहते थे कि डिसेंट ओल्ड बॉय, डिसेंट बड़ा रिस्पेक्टेबल, बावकार किस्म का, ओल्ड है लेकिन बॉय है। अब ये देखें ये कैसे मुमकिन है, ये बात पहले भी वेदर बाय ने, उसमें सॉरी मिस्टर मैरीवेल ने ये बात की थी कि यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, तुम ऐसे बूढ़े जवान हो, बूढ़े लड़के हो। मतलब ओल्ड तो अपनी उम्र के लिहाज से ओल्ड है ही है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बॉय कैसे है, मिजाज के लिहाज से लड़का है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो उसके पास बैठकर बोर हो जाएं, वो को फ़लसफ़ियाना किस्म की बातें करना शुरू कर दे, उनको मशवरे देना शुरू कर दे। इस तरह नहीं करता था वो बच्चों के लेवल पे आके बात करता था। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि एज गैप दरमियान में आ जाता है। अगर हम किसी ऐसे शख्स के पास बैठ जाएं जो कि हमसे ज़्यादा छोटा हो या हमसे ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके साथ हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम उस गपशप ज़्यादा तूल नहीं दे सकते गपशप को। लेकिन ओल्ड बॉय था वो लड़का ही था लेकिन उम्र उसकी ज़्यादा थी। चिप्स गिव्स यू ए जॉली गुड, यहाँ पर जॉली जो है ये जेन में रखें, ये एडवर्ब है, ठीक है। वैसे जॉली हम कहते हैं ही इज़ अ जॉली बॉय, वो एक बड़ा खुश खुरम किस्म का, वो एक बड़ा हंस मुख किस्म का लड़का है, ये जॉली बॉय। लेकिन वहाँ पे जॉली एडजेक्टिव है जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जॉली एडवर्ब है, गुड को मॉडिफाई कर रहा है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है जो कि टी को मॉडिफाई कर रहा है, टी नाउन है, ठीक है जी। ये क्या चेन बनती है, टी नाउन है, गुड एज एन एडजेक्टिव टी को मॉडिफाई कर रहा है। जॉली एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हाउ गुड, जॉली गुड, वेरी गुड, इसका ये मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमली गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है जी। एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ एडवर्ब हमें कुछ बता सकता है, इसलिए जॉली गुड, वेरी गुड टी। एनी हाउ, बहरहाल, एंड यू डोंट नो, सॉरी डू नो, और ज़रूर जान के रखो, ज़रूर इल्म में रखो, ये बात मालूम होनी चाहिए तुम्हें ज़रूर। व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, कि कब वो चाहता है कि आप चले जाएं। यानी कि उनकी बात करने का मतलब ये कि बेहतर यही होगा कि आप खुद इजाज़त लें घंटे बाद, ना कि सुननी पड़ जाए बात कि जनाब आप तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है ना। ये जस्ट अजराए मजाक, ज़ाहिर बच्चे हैं, उन्होंने इस बात का बोझ नहीं रखना जहन में, जस्ट एक बात कर रहे हैं वो। ओके, एक पेज हम पढ़ेंगे आज और उस पेज का ये बकिया हिस्सा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है अब। एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग इज कमेंट्स टू मिसिज विकेट। अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि मेहमान और मेज़बान जब रुखसत होते हैं तो मेहमान मेज़बान के बारे में और मेज़बान मेहमान के बारे में कमेंट्स करता है। ये नेचुरल सी बात है। मेहमानों के कमेंट्स हमने देख लिए, उन्होंने क्या कहा था, ओल्ड बॉय है, रिसेंट ओल्ड बॉय है और बहुत अच्छी चाय पिलाता है। और मेहमानों को खुद पता होना चाहिए कि कब मिस्टर चिप्स थक चुका है, वो खुद उठ के चले जाएँ, ना कि बात सुननी पड़ जाए। तो अब ये क्या है, मिस्टर चिप्स के मेज़बान के कमेंट्स देखते हैं। मिसेस विकेट्स को क्या कहता था, व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर वे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी। अच्छा, एंटर्ड हिज रूम, एंटर्ड इन हिज रूम नहीं आएगा, ये बात याद रखें। प्रपोजिशन यहाँ पर नहीं आनी थी और नहीं आई, ज़ाहिर है सिर्फ आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं ना, मिसेस विकेट उसके कमरे में दाखिल होती थी,
तो उस मे का तर्जुमा यहाँ पर गायब लग रहा है हमें, लेकिन एंटर के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती ही नहीं। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं। जिस तरह कि हम फ़र्ज़ करें ये कहें कि हमें तंबाकू नोशी से बचना चाहिए, वी शुड अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, नो वी शुड अवॉइड स्मोकिंग। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इनके साथ हम आमतौर पर प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। एंटर के साथ जब हम कोई फिज़िकल प्लेस इस्तेमाल करते हैं, फिर हम एंटर के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। एंटर इन रूम, एंटर इन द कॉलेज, एंटर इन द स्कूल नहीं होगा। हाँ, एंटर्ड इन सम कंपटीशन, एंटर्ड इनटू सम आर्ग्यूमेंट, वो हो सकता है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट और कंपटीशन जो है ना वो कोई फिजिकल जगह का नाम नहीं है, वो एक जस्ट एक इमेजिन्ड प्लेस समझ लें। मुकाबले में दाखिल होना या कि आर्ग्यूमेंट झगड़े में या दलीलबाजी में शरीक होना। बहरहाल एंटर्ड इज रूम दुरुस्त एक्सप्रेशन है। टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, जो पार्टी उसने बच्चों के साथ की है हल्की फुल्की, उसकी रिमेन्स बाकियात, यानी कि वहाँ पर जो चीज़ें, अगर बच्चों ने कुछ केक्स वगैरह बचाए हैं, प्लेट्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से बर्तन वगैरह उठाने आती थी। तो फिर मिसेस विकेट से कुछ कहता था, वो क्या कहता था? मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, बड़ा दिलचस्प वक्त गुजरा बच्चों के साथ। यंग ब्रैंक्सम टेल्स मी, यंग ब्रैंक्सम, अब इन जानने वाले बच्चों में से एक बच्चा ब्रैंक्सम नामी था। ब्रैंक्सम क्या बताता है? दैट हिज अंकल वाज मेजर कॉलिंगवुड, कि उसके चचा का नाम मेजर कॉलिंगवुड था। अब मेजर तो वो बाद में ज़ाहिर बना होगा, कॉलिंगवुड उसका नाम था। अब द कॉलिंगवुड, ये ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि नाम के साथ, ख़ास तौर पे किसी शख्स के नाम के साथ, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो शख्स का नाम है जनरली इनके साथ इस्तेमाल नहीं करते। वैसे तो कहते हैं ना कि पंजाबी का दा और इंग्लिश का TH जो है ना, जहाँ लगता है लगा लो, लेकिन दोनों बातें गलत हैं। ना पंजाबी का दा हर जगह लगता है, ठीक है जी, और ना ये TH जो है ना ये हर जगह लगता है। तो दी कॉलिंगवुड क्यों उसने कहा? पहले उसने मेजर कॉलिंगवुड कहा, दा मेजर कॉलिंगवुड नहीं कहा। फिर उसने तारफ़ करवाना चाहा कि शायद मिसेस विकेट को याद हो कि ना हो, डाउट है, तो वो तारफ़ करवाता है, उसको स्पेसिफाई करता है। दा कॉलिंगवुड वी हैड हेयर इन नॉट टू, नॉट मतलब 0, 202 मतलब 1902, ठीक है जी, 1902। कहता है कि वो कॉलिंगवुड, द कॉलिंगवुड, वो कॉलिंगवुड जो कि हमारे पास 1902 में पढ़ता था। आई थिंक इट वाज, मेरा ख्याल है कि 1902 ही था। मिस्टर चिप्स की मेमोरी यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इस हवाले से। कितना देखे 43 ईयर्स से ज़्यादा उसने वहाँ पर पढ़ाया, 45 ईयर्स पढ़ाया वहाँ पर उसने, और उसके बावजूद उसने फ़लाँ स्टूडेंट के साल में था, उसको अच्छी तरह याद था। तो कहता है कि मेजर कॉलिंगवुड जो था ना, ये हमारे पास 1902 में पढ़ता था। मिसेस विकेट को कहता है, क्या तुम्हें याद है? डियर मी, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, मुझे तो वो बहुत अच्छी तरह याद है। आई वंस थ्रैश्ड हिम, थ्रैश का मतलब क्या है? पिटाई करना, मारना, बीट, विप। क्यों? फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ, कि वो जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था। जिम्नेजियम जो है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जिम। मतलब वहाँ पर बच्चों की एक्सरसाइज वगैरह के लिए कुछ इक्विपमेंट हल्का फुल्का पड़ा होगा। यकीन इतना बड़ा स्कूल तो नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का सामान पड़ा होगा। जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, क्योंकि उसने उसके पार जाकर गटर में अपना बॉल निकालना था, जो कि क्रिकेट खेलते हुए शायद उन्होंने वहाँ पर फेंक दिया था। ठीक है जी। मिस्टर चिप्स ने उसको मारा क्यों था? डेफिनेटली ये ख़तरनाक काम था, और बच्चा गिर कर अपना नुकसान कर बैठता तो उसके घर वाले आकर फिर एतराज़ करते कि स्कूल वालों ने ख्याल नहीं रखा। माइट हैव ब्रोकन इज नेक द यंग फूल, ठीक है जी, छोटा सा बेवकूफ़ शख्स अपनी गर्दन तुड़वा बैठता गिर के, इसलिए मैंने उसको मारा था। कितना डेंजरस काम उसने क्यों किया? डू यू रिमेंबर मिसेस विकेट, क्या तुम्हें याद है? ही मस्ट हैव बिन इन योर टाइम, तुम्हारे वक्त में भी ये ज़रूर होगा। अब ये सवाल पैदा होता है डेफिनेटली कि मिसेस विकेट को वो कैसे याद दिला रहा है। ये बात तो हमें अब तक मालूम हुई है सिर्फ कि मिसेस विकेट जो है ये लैंड लेडी है, मकान मालकन है जहाँ पे मिस्टर चिप्स रह रहा है। मिस्टर चिप्स की कमरे की मालकन है, मिस्टर चिप्स उसको रेंट देता है। लेकिन क्या वो ब्रुकफील्ड में भी रही है? तो अब ये बात हमें ज़रा बताई जा रही है कि मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी, इससे पहले कि उसने रकम जमा करती और वो मुलाजमत छोड़ के आ जाती, हैड बिन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। लिनन वैसे तो एक कपड़े को बोलते हैं, क्लॉथ होता है ख़ास किस्म का, लेकिन लिनन रूम की यहाँ पे बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि लॉन्ड्री रूम, जहाँ पर कपड़े से मुतल्लिका तमाम प्रॉपर्टी जो है ना स्कूल की वहाँ पर पड़ी होती थी। बेड शीट्स वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह, शॉल, बाकी चादरें वगैरह, जो भी सामान था वहाँ पड़ा होता था एट द स्कूल। येस आई न्यू हिम सर,
न्यू हिम, मतलब ये उसका एक्सेंट ऐसा है, लहजा ऐसा है मिसेस विकेट का। चीकीज वॉज टू मी जनरली, मेरे मुताबिक बड़ा बदतमीज़ किस्म का लड़का था आम तौर पे, लेकिन वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन नेवर हैड नो, आम तौर पे हम दो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका लहजा इस तरह का है मिसेस विकेट का। नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, हमारे दरमियान कभी तलख अल्फाज का तबादला नहीं हुआ था। जस्ट चीकी लाइक यानी कि बदतमीज़ बच्चों की तरह था। ही नेवर मेंट नो हार्म, कभी किसी का नुकसान नहीं करता था। दैट काइंड नेवर डज सर, इस तरह के बच्चे किसी का नुकसान करते भी नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाते भी नहीं हैं। वाज़न्ट इट हिम दैट गॉट द मेडल सर, क्या ये वही नहीं था लड़का जिसको मेडल मिला था बाद में? यस, DSO। अब DSO क्या है ज़रा गौर करें, मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखाया था, राइट साइड पे स्क्रीन की आपको एक नज़र आ रहा है मेडल, दिस इज़ DSO। DSO स्टैंड्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, और ये एक मिलिट्री मेडल है। इस तरह हमारे यहाँ निशान हैदर है और तमगा जुर्रत वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ। तो ये भी बाद में मारा गया था, मेजर कॉलिंगवुड जो था, तो मरने के बाद उसको मिला या पहले मिला ये क्लियर नहीं है। बस शॉर्ट सी बात ये बताई गई है कि इसको ये मेडल मिला था, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। अब वो फौज में गया था, डेफिनेटली ये बात पहले हम पढ़ चुके हैं, ऊपर देखें ज़रा कि मेजर कॉलिंगवुड मेजर डेफिनेटली था। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी? नथिंग मोर नाउ टिल चैपल टाइम, चैपल उस चर्च को बोलते हैं जो किसी ख़ास तौर पे तालीमी इदारे में हो, उसको चर्च बोलते हैं, इबादत के लिए जगह होती है क्रिश्चियंस की। चैपल टाइम तक यानी कि इबादत के वक्त तक, दुआ के टाइम तक मुझे और कुछ चीज़ नहीं चाहिए। अब ये चैपल टाइम भी देखें ना, ब्रुकफील्ड में होता है, ये घर बैठा हुआ है, तो ये वहाँ के चैपल का जिक्र कर रहा है, मतलब ये कि सारी जो रूटीन थी उसकी वो ब्रुकफील्ड की स्केड्यूल से, टाइम टेबल से लिंक्ड थी, उसके मुताबिक वो चलाता था। चैपल टाइम तक मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। ही वॉज किल्ड इन ईजिप्ट, ये तो देखिए अपने खाने पीने की कोई बात कर रहा था कि चैपल टाइम तक मुझे कुछ और चीज़ नहीं दरकार होगी। अब ये कौन इजिप्ट में मारा गया? इजिप्ट क्या है? मिस्र। ये World War I में असल में ये मारा गया था, जो मेजर कॉलिंगवुड था उसका स्टूडेंट। तो ही वॉज किल्ड इन ईजिप्ट, वो इजिप्ट में मारा गया। आई थिंक यस, मेरा ख्याल है, हाँ। यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट दैन, चैपल टाइम के बाद मेरा शाम का खाना लेकर आना। सपर भी अल्फाज आपने डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट में पढ़ा था। आपने देखा था कि हैरी जब रॉकेट पे काम कर रहा था, उसकी बीवी जो है, हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन द विकर बास्केट। याद करें तो आपको डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट याद आएगा। सपर शाम के खाने को बोलते हैं। तो फिर डिनर क्या होता है, ये बात याद रखें कि जो खाने के नाम हैं, सुबह जो है ना वो तो ब्रेकफास्ट कहलाता ही कहलाता है, दिन का जो है ना वो लंच कहलाता है, रात का खाना सपर कहलाता है। तो फिर जो डिनर है, बेसिकली डिनर की तारीफ ये है कि वो आपका दिन का मेन मील होता है, ठीक है, जो मेन मील ऑफ द डे। और उसकी कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, कोई उसके कैद नहीं है कि वो दोपहर को खाया जाए या रात को खाया जाएगा। दोपहर का खाना ज़्यादा आप खाते हैं अमाउंट में तो डेफिनेटली वो आपका डिनर होगा, रात को खाना खाते हैं ज़्यादा तो वो डिनर आपका होगा। ज़्यादातर रात का खाना क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो दिन के वक्त इतना बिजी होते हैं कि हल्की फुल्की ब्रेक करते हैं, बस जॉब के दौरान मुलाजमत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। रात को सारी फैमिली इकट्ठी होती है, मिल के खाना खाती है, तो ये जनरली इसलिए उसको डिनर बोला जाता है। तो सपर जो है ना बेसिकली उसका नाम है। लंच और सपर दोनों में से कोई आपका डिनर हो सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा इनको भी देख ले कि नथिंग, पूरे सेंटेंस को देखें, इतना अजीब लग रहा है कि नथिंग मोर टिल चैपल टाइम ही वाज किल्ड इन इजिप्ट, आई थिंक यस यू कैन ब्रिंग माई सफर अबाउट देन। कहता है चैपल तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मिस्र में मारा गया था, आप मुझे शाम का खाना दे जाएंगी। तो मिक्सअप कर रहा है चीज़ों को, ये करता है डेफिनेटली। चैप्टर 1 के एंड वाला पैराग्राफ अगर आप दोबारा रीड करें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि मिसेस विकेट जब सम टाइम उसके पास आती थी कोई चीज़ देने के लिए या कोई बर्तन उठाने के लिए, तो वो देखती थी कि उसे अंदाज़ा नहीं होता था कि मिसेस विकेट को कि मिस्टर जेम्स उसके आने से पहले रोता रहा या हंसता रहा है। उसकी मेमोरीज इतनी मिक्स हुआ करती थी, पूरी ज़िंदगी उसकी सामने थी, कभी उसे कोई चीज़ याद आती थी, कभी कोई चीज़ याद आती थी। उसके मिक्सिंग अप की ये बेहतरीन एग्जांपल है कि एक याद कॉलिंगवुड के बारे में है, बाकी वो याद कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए और कब चाहिए। तो फिर मिसेस विकेट क्या कहती है? वेरी गुड सर। तो इसका जो पार्ट रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले सिनोनिम्स इसके देख लें जो अब तक हमने पढ़ा है। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मैंने क्या कहा था? लफ्ज़ निकला है प्रिटेंड करने से, दिखावे से पर मबनी। अफेक्टेड, ऑस्टेंटेशियस, शीची, शोई, फ्लैशी, टिंसली, कॉन्स्पिकुअस, फ्लॉन्टी, टेस्टलेस एंड सोन। कन्वीनियंट का मतलब क्या है? जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना यही आपके काम के हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि आपके काम के नहीं होंगे। सूटेबल, अप्रोप्रिएट, फिटिंग, फिट, सूटेड, एग्रीएबल,
आगे अपॉर्चुनिटी वगैरह हमारे काम के यहाँ पे नहीं है इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि सेंटेंस जब भी आपके पास आएगा पूरा सेंटेंस आएगा और कंटेक्स्ट आपके सामने वाजे होगा। एडवांटेजेस ठीक है और कमोडियस। स्टॉल चहलकदमी करने को कहते हैं। सॉन्टर, एम्बल, वॉन्डर, मींडर, रैम्बल एंड सो ऑन। यहाँ पे गट लगा हुआ था, वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, मैंने उसको रेज कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास थ्रैश है। मैंने क्या कहा था थ्रैश को मैंने कहा था जनाब के मारना, बीट, विप, पिटाई करना। हिट, बीट, फ्लॉग, विप, हॉर्स विप, स्कर्ज, लैश, फ्लैजलेट। चीकी अभी हमने पढ़ा, बदतमीज़ को बोलते हैं, एडजेक्टिव है ये। इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, presumptuous, forward, pert, bold as brass, brazen faced, shameless and so on. So this was today's lecture. इसमें अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई, आपकी समझ में नहीं आई, यू कांट ग्रास्प इट, यू कैन फील फ्री टू आस्क अबाउट इट। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कोई भी बात, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक की आईडी आपके सामने है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको पसंद आई, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल का आइकन आपके पास मौजूद होगा आपके पास, उसको भी ज़रूर क्लिक कर लें। उसके ये होगा उससे कि जब भी नया लेक्चर अपलोड होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप उसको मिस नहीं करेंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।